भुट्टो साहब को लिखा कि जी अब आपके पाकिस्तान के पास 10 साल से ज्यादा नहीं है, ऑलरेडी टूट चुका है और 10 साल के अंदर अंदर ये बाकी भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, हिंदुस्तान इसके टुकड़े कर देगा। तो अगर आपने कोई मैचिंग रिस्पॉन्स नहीं की तो भुट्टो साहब ने फिर फौरी मुझे बुला लिया। अच्छा, उन्होंने रिस्पांस दिया आपके लेटर का? हाँ जी, ये एक मौजा है जिसको मैं मौजा ही कहता हूँ कि पाकिस्तान की खिदमत थी और भुट्टो साहब में फोरसाइट थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे तो पाकिस्तान को ये चीज दे गए। ये दिसंबर 74 की बात है, मैं आया। अच्छा, 74 की बात, आप पाकिस्तान में वापस आया। आप 1961 में पाकिस्तान से कूच कर गए थे आला तालीम के हुसूल के लिए। 74 में हम छुट्टी पर आए। अच्छा, छुट्टी पर आए थे। हम छुट्टी पर आते रहते थे हर साल विंटर में, 1 महीने की छुट्टी लेके तो हम कराची आया करते थे। हमारे वहाँ बहन भाई सब थे, वालिदा। तो ये जो वालिदा थी, बाकी बहन भाई थे, ये पाकिस्तान में कब इन्होंने हिजरत की? आप तो आ गए थे 1950। सब कराची में आ गए थे, सब कराची में। तो आपकी बेगम साहिबा से जो मुलाकात हुई थी, वो जो कि दोनों की शादी का पेशे खामा साबित हुई बाद में, ये किस जमाने की बात है जब शादी हुई? 1964 में हमारी शादी हुई। अच्छा, हम और अभी मैं स्टूडेंट ही था। तो इसमें वालिदा ने इजाजत दे दी थी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जब वालिदा को लिखा, वालिद का तो इंतकाल हो गया था, वालिदा को लिखा तो उन्होंने लिखा कि बेटे जहाँ तुम खुश वहाँ हम खुश, जिंदगी तुमने गुजारनी है, तुम समझदार हो। और जब मैं बेगम के साथ आया तो उन्होंने बहुत पसंद किया, तो बोल गले लगा, बहुत प्यार किया। मेरी बीवी अभी तक बहुत बहुत उनको याद करती। तो 1974 में आप पाकिस्तान आते हैं, उसके बाद 74 में हमारी शादी, उसके बाद हम आए पहली मतलब बीवी को लेके। तो नहीं 67 में। अच्छा, 74 में हम आए, भुट्टो साहब ने बुलाए ना, तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि मुनीर अहमद खान टाउन कमीशन का, इसको आप ये समझा दें कि किस तरह काम करना है। मैंने उनको सब चीजें बताई कि ये काम करना बहुत सीक्रेट है, आप खामोशी से करें और तेजी से करें बहुत, क्योंकि जरा भी हवा लगी तो फिर तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। मैं चला गया। जब मैं 75 में आया, फिर क्रिसमस पे, तो जब मैं फिर आया छुट्टी पर, तो फिर मैं यहाँ आया, भुट्टो साहब ने बुलाया तो देखा जाके, तो उन्होंने कहा भुट्टो साहब जरा देखें कितना काम हुआ। तो कुछ भी काम नहीं हुआ था, रस्सी बराबर भी। एक उन्होंने वो बैठा हुआ था बिल्कुल नाहल आदमी, उसको बनाया हुआ था उसका इंचार्ज, उसने 10-12 टेक्नीशियन बिठाए हुए थे, और वो मैंने जो कुछ देखा जाके भुट्टो साहब को बता दिया। बस ये हमारे लिए इम्तिहान था। एकदम बात में भुट्टो साहब कहते हैं साहब आप वापस न जाएं। मैंने कहा सर आप क्या बात कर रहे हैं, मेरा पूरा, मैं वहाँ पे आला नौकरी है मेरे पास, मैं हालैंड को रिप्रेजेंट करता हूँ उसके अंदर यूरोपियन कॉमन मार्केट में, बहुत बड़ा एजाज है मेरे लिए। मैं पूरे यूरोप में जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, इंग्लैंड जाता हूँ, कंपनी की तरफ से कॉन्फ्रेंस अटेंड करता हूँ। उन्होंने हमें घर दिया हुआ, गाड़ी दी है, सब कुछ है कि नहीं रखा, बस अब आप न जाए प्लीज, पाकिस्तान की जरूरत है। तो मैंने कहा मैं बीवी से पूछ के बताऊंगा। मैं पहले तो बीवी को जैसे ही मैंने कहा तो अच्छा हम तो सिर्फ कपड़े लेकर आए थे थोड़े से। मैंने उनसे कहा सर मैं जाऊंगा लिटरेचर वगैरह लेकर आ जाऊंगा, मेरा तमाम लिटरेचर वहाँ रखा ही है वो। तो कहते नहीं डॉक्टर साहब आपने ये काम किया, आपको जबान याद होगा साहब। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि बाकी उनकी बहुत ही समझदारी की बात थी कि उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया, कन्विंस किया, क्योंकि अगर मैं चले जाता तो वहाँ जाके मैं दो ढीला हो जाता और सोचता तमाम यहाँ की मुसीबतें और परेशानियां, और शायद बेगम और मैं हम दोनों न मानते। फिर मैंने बेगम से कहा, बेगम ने पहले तो बहुत शोर मचाया कि नहीं कैसा हो सकता, हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं वहाँ और आपको इतनी अच्छी हालत नौकरी है, मेरे वालिदैन है, ये वो है। तो मैंने कहा अच्छा हम नहीं रुकते, जाते हैं वापस। अब उस वक्त इन्होंने बड़े दिल का बताया, इन्होंने मेरे हाथ पकड़ के बिठाया और कहा देखो मुझे तुम पे फख्र है कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते, और दूसरी बात भी ये फख्र है कि तुम बहुत रहम दिल हो, हमेशा लोगों की मदद करते हैं। पाकिस्तान का मामला है, तुम सिर्फ एक बात बता दो कि अगर तुम यहाँ रहते हो तो तुम पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम कर सकते हो। मैंने कहा कि इसमें जरा भी रत्ती बराबर भी झूठ नहीं है कि मैं यहाँ पर यानी वाहिद शख्स हूँ पूरी दुनिया में जो कि पाकिस्तान के लिए काम कर सकता, और कोई काम नहीं दिख सकता, कोई शख्स नहीं है इस वक्त कहीं भी जो कि अकेला ये काम कर सके। तो उन्होंने कहा फिर हम रुक जाते हैं। तो ये जब मैं घर जाके मैं जाती हूँ वापस हालैंड, अपने वालिदैन को बता देती हूँ कि जी उसको अच्छी नौकरी मिल गई है और मुझे भी बहुत पसंद है, पाकिस्तान बड़ा मुल्क है, मौसम भी बड़ा अच्छा होता है। उनको ये बड़ा एडवांटेज है कि साउथ अफ्रीका में पली बड़ी थी, इसलिए तो उन्होंने जाके तो उनको मना लिया। उनसे कहा कि समर में हम आपके पास आ जाए करें छुट्टी पर, और विंटर आप हमारे पास गुजारन करें जो कि यहाँ बड़ा सख्त होता है। तो हमने कहा जी ठीक है, तो वो मान गए। वो तो यहाँ विंटर को हमारे साथ गुजारते 4 महीने, क्योंकि बहुत सख्त होता था। उस समर में मेरी बेगम अपने बच्चों के साथ चली जाती थी वहाँ। इस तरह हमने काम शुरू किया। पहले तो हमारा काम था अटॉर्नी कमीशन के साथ, वो जो उन्होंने उसका एडवाइजर लगा दिया। अच्छा, वो एडवाइजर ऐसा होता है जैसे वो कराची की पक होती है ना, गधा गाड़ी होती है, एक एक्स्ट्रा गधा लगा देते हैं। जी। और वो ये गधा समझता है कि मैं काम कर रहा हूँ, और दूसरा असली गधा दौड़ता रहता है। जब 6 महीने ये हुआ तो मैंने फिर भुट्टो साहब को खत लिख दिया जी कि मुझे आपने जाहिलों के हवाले कर दिया है। अच्छा। और आप इस उम्मीद में है कि शायद ये कुछ काम हो जाएगा, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं वापस जा रहा हूँ। भुट्टो साहब ने बहुत ही तेज एक्शन लिया। उन्होंने गुलाम साहब, एजीएम काजी और आगा शाही साहब ये बोर्ड बनाए बिठाई, तीनों सेक्रेटरी जनरल थे, और कहा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करो फौजी डॉक्टर साहब। उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि हम आपको अटॉर्नी कमीशन के चेयरमैन बना देते हैं। तो मुनीर अहमद खान जो था वो डॉक्टर मार्ग का नहीं था,
वो सिर्फ BSc इंजीनियर था इलेक्ट्रिकल में, जी जी और वहाँ से अमेरिका से डिप्लोमा था उसका 9 महीने का, जी जी नॉर्थ कैरोलिना स्टेट पॉलिटिक्स है। तो ये था, तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बनता क्योंकि सबको पता लग जाएगा कि मुझे आपने यहाँ लगाया है और मुझे उस फील्ड में महारत है, तो वो समझ जाएंगे कि इस फील्ड में काम होगा। तो बेहतर ये कि आप इस प्रोजेक्ट को अलहदा कर दें। बस दूसरे प्रोजेक्ट को अलहदा कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया और मुझे उसका इंचार्ज बना दिया। अच्छा तो जवाहर भाई फिर हमने मुड़ के नहीं देखा, 18-18, 20-20 घंटे काम किया, और इस मुल्क में जहाँ 68 साल में आज तक सुई नहीं बनती है, हमने 6-6.5 साल में कोई एटॉमिक कुव्वत बना दिया। बिल्कुल ऐसे ही ये नाकाबिले तस्खीर पाकिस्तान के दिफा में जो है वो आपने काम किया। अच्छा, आपको पाकिस्तान के जो हालात का अंदाजा है डॉक्टर साहब, वो उसका इदराक कब और कैसे हुआ था? नहीं देखिए, बात ये था, अफसोस तो ये होता है यहाँ के हुक्मरानों का, और किसी तक आवाम से भी है कि क्योंकि ये हुक्मरान लाते हैं। जी जी। तो लेकिन ये कि ये निहायत मुनाफिक, बेईमान, राशि, कैरेक्टरलेस लोग हैं। डिक्टेटर है वो भी इसी तरह, और ये जो सियासतदान बैठे ये भी इसी तरह। जी जी। मुल्क का इनको कोई दुख दर्द नहीं है। यहाँ अल्लाह ताला ने इतने वसाइल दिए हैं कि इस मुल्क को हम 5 साल के अंदर मलेशिया और टर्की बना सकते हैं। पानी इतना है कि आप देखें कि हम बिलियन ऑफ एकड़ जो है वो समुद्र में फेंक देते हैं साल में 2 मरतबा। गंदम इतना है कि हमारे सड़क रेलवे स्टेशन पड़े सड़ता है। कपास इतना हम बनाते हैं, फ्रूट इतना है कि सड़ता है। इंडिया का सबसे बेहतरीन फ्रूट होता है हमारे पास। मछली बेहद है हमारे पास, एक्सपोर्ट करते हैं। चावल इतना है आधा दर्जे का कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब और क्या चाहिए आपको? जो मुल्क खुराक में खुद कफील हो, उसको तो तरक्की के तमाम रास्ते खुले हुए हैं। यहाँ पे ये है कि इतना अच्छा मुल्क है, इतने वसाइल दिए अल्लाह ताला ने, और बड़े हुनरमंद लोग भी दिए हैं, इंजीनियर और साइंटिस्ट, और उनसे कोई फायदा नहीं उठाया जाता। उनकी काबिलियत से, उनके कामों से जाहिलों को लगाया जाता है अच्छी जगहों पे। आप देखिए बिजली का मसला देखिए, आप लोगों को हो रहा है, इतने सालों का 5 साल वो करके चले गए, 2 साल ये आगे 6 महीने के दावे कर रहे थे, और इनकी प्रॉब्लम बहुत आसानी से अमल कर सकते थे। तो चीजें जो है इसलिए मुल्क का फ्यूचर, तो फिर बाद वक्त बड़ा दुख होता है कि यार हमने तमाम कुर्बान इसलिए किया। तो पाकिस्तान मतलब भोपाल छोड़ के इतनी हालत रियासत थी, दुनिया भर की सहूलतें थी हमें, हमारे जो दोस्त थे तो बड़े आला रहे, वहाँ सिविल इंजीनियरिंग की, डॉक्टर रहे, कोई तकलीफ नहीं हुई। हम यहाँ पूरा हालैंड से इतनी आला जैसे की नौकरी छोड़ के आए जी जी, और यहाँ सब कुछ आके भुगता, और उसका ये सिला मिला के लूट मार, बेईमानी, रिश्वत सतानी। आप देखिए कि क्या कौन सी बुराई है कि लानत है जो इस मुल्क में नहीं है इस वक्त। तो ये बड़ा दुख होता है, और फिर अक्सर ये होता है कि यार वाकई कि हमने ये उस वक्त सही फैसला था या नहीं था। हम तो आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए आए थे करने, कोई सीट पाई थोड़ी ली थी। तो हम आए थे 6 महीने के बाद, हमें जवाब भाई 3000 रुपये तनख्वाह दी थी। अच्छा, 6 महीने के बाद। और जब रिटायर हुए तो 25 साल के बाद मुल्क को इतनी और मिजाज को जी जी, तो 4467 रुपये हमारी पेंशन थी। अच्छा, ये रिटायरमेंट के वक्त उस वक्त आप कितनी थी? जी हाँ, और ये घर जो है हमने अपने पैसों से बनाया था, जमीन खुद खरीद के। हमने 1 गज जमीन नहीं ली कभी, किसी की कोई और फायदा नहीं लिया, ना अपने लिए, ना अपने रिश्तेदारों के लिए, ना बच्चों के लिए, ना दाखिले के लिए, ना पढ़ाई के लिए, ना फीस के लिए, कुछ नहीं लिया। हमने सिर्फ SPD के बाद में जब उन्हें पता लगा जी कि हमारी वो नौकरी भी खत्म लगे थे उनके जमाली साहब के, तो हमें 70,000 रुपये मिलते थे, वो जब खत्म हो गए तो फिर बाद में लगा SPD वालों को जनरल कदवाई ने हमारी स्पेशल पेंशन लगाई। तो अब पेंशन आप समझते हैं कि बेहतर है? वैसे हमारा अल्लाह का गुजर हो जाता है बस। हम अपना क्योंकि अफसाई काम वगैरह बहुत करते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला की मेहरबानी, हम करते रहते हैं, तो अपना गुजर हो जाता है बस। सबको शिकायत की जरूरत नहीं है किसी से मांगने। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने लोड शेडिंग का हमने अपनी बल्कि गुफ्तगू के आगाज में ही जिक्र किया, तो आपने इस मुल्क को एटमी पावर तो दी, इलेक्ट्रिक पावर जो है वो क्यों ना दे सके? देखिए जावर भाई, हमसे तो कहा नहीं ना, हमसे कहा, हमें तो मतलब किसी ने कहा जावर अफसाब के वक्त किसी ने दिया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। तो मैंने कहा जी कि हमें हुकूमत कहे सदर है, अगर मुझसे कहें कि 1 लाख आदमी हज को जाता है, उनके लोटे जो है पानी गायब हो जाता है, तो मैं प्लास्टिक के लोटे बना दूंगा आला दर्जे के। तो सरकारी मुलाजिम थे, आप जब तक मुझसे कहोगे नहीं तो मैं जाके सड़क पे खड़ा तो ढंडोरा तो नहीं पीटूंगा। आप मुल्क में बताइए कोई और शख्स है जिसने काम किया हो? आपने अभी ढंडोरे पीटे सुने हैं झूठों के कि 50,000 मेगावाट देंगे 500 साल तक, तो आपको 1 वाट बिजली मिली? आपने कहा गया था कि जी 1 अरब रुपया रोजाना रेवेन्यू मिलेगा रेकोडिक से, आपको मिला? हमने तो इस मुल्क को 6-7 साल में न्यूक्लियर पावर बना दिया, जिसकी वजह से आप सीमा फुलाए फिरते हो। नो डाउट, इसकी वजह से हिंदुस्तान को आप डांटते हो, जिसको हमने इज्जत दी। आपके सामने 71 का वाकया देख लो, किस तरह जूते लाते खाई थी,
और अब आप देखोगे आप किस तरह असल की बात करते हो। जी जी। सिर्फ मेरे साथियों मेरी वजह से उसने बहुत बड़ी जो देता हूँ, हमेशा भुट्टो साहब को देते हैं कि उन्होंने प्रोग्राम शुरू कराया और बहुत ही अच्छा निजाम उसी वक्त सेटअप कर दिया कि तोड़ नहीं सका। बाद में ये क्या नाम ज्वाला वगैरह कोई भी, और फिर बेनजीर साहब को क्रेडिट जाती है कि जो मिसाइल का प्रोग्राम है बेनजीर साहब ने शुरू कराया था। ये क्रेडिट बेनजीर साहिबा को जाता है। बेनजीर साहब को जाता है। जितनी लॉन्ग रेंज मिसाइल वगैरह ना हमारे गोरी और शॉर्ट रेंज 500 किलोमीटर वगैरह की, तो बेनजीर साहबा ने फैसिलिटी शुरू कराया था। तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर का मसला हल हो सकता है कि अगर ये मौका देती है हुकूमत आपको? सर हो जाता, बहुत पहले हो जाता और कर सकते तरीके कार है। लेकिन देखिए यहाँ पे भाई ये जो होते हैं ना खारिज ज्यादा कुत्ता, जी जी, यहाँ के हुक्मरानों को खारिज ज्यादा भूखा कुत्ता चाहिए जो उनके पीछे चले कि वो जब गोश्त खा के तो हड्डी फेंके ना तो बेचारा वो उठा ले और दो मिलाए वफादारी में, ये चाहिए इन्हें। तो आपने इतने मुख्तलिफ अहद में से गुजरे और मुख्तलिफ दौर आपने गुजारे, कोई ऐसा हुक्मरान या कोई ऐसा शख्स जो मुहिब वतन आपको मिला, क्या ऐसा रहा 2015 तक, आज दिन तक, 1936 पाकिस्तान में? मैं इस मुल्क के अंदर मैं आपको बताऊं कि गुलाम इरशाद साहब से बेहतर कोई शख्स न पैदा हुआ है ना होगा मुहिब वतन। और जितने वो मुहिब वतन पुरखुलूस और काबिल थे कोई भी मैंने नहीं देखा। भुट्टो साहब थे काबिल बहुत, लेकिन उनमें बदकिस्मती से बैकग्राउंड की वजह से वडेरपन था। वो दूसरों की सुनते नहीं थे, उनके ऊपर बेइज्जती कर देते थे उनकी। तो गुलाम साहब निहायत ही ईमानदार, कॉम्पिटेंट है और समझ वाले, दूरबीन, उनसे बेहतर मैंने आदमी आज तक कोई हुक्मरान नहीं देखा। पाकिस्तान को जो आपने एटमी पावर बनाने का ख्याल आया है, किसी से मुतासिर हुए? देखिए जो मुतासिर तो बात है ना कि आपको मुल्क का खतरा लगा। हम एक मुल्क छोड़कर आए थे, भोपाल अपना रियासत छोड़कर आए थे, हमारे लिए तो उसके अलावा कुछ है नहीं पाकिस्तान के अलावा। जी जी, हमारी तो शनाख्त पाकिस्तान से थी, हम पाकिस्तानी थे, हम पाकिस्तानी पासपोर्ट। मैं 15 बरस यूरोप में रहा, मैंने कभी अपना पासपोर्ट नहीं बदला। मुझे हर जगह से 10 जगह से नौकरियां मिल जाती। मुझे ऑस्ट्रेलिया से उस जमाने में 1 लाख रुपए की तनख्वाह, $1 लाख की तनख्वाह ऑफर हुई थी, बंगला, गाड़ी, सब कुछ महीने की, वो मैंने कबूल नहीं की। अच्छा, तो मैं पाकिस्तान आ गया कि हमारा मुल्क है। अगर हम हमारा एक में तो आचार हमने देख लिया 71 में, अब अगर दोबारा हम हिंदुओं के आगे सबसे पहले 47 में देखा कि कितना कत्ल आम हुआ और कितना औरतें और बच्चियों की इसमें दरी हुई, तो वही देख के हमारे दिल पर बैठे हुए था। फिर हमने 71 में देखा कि क्या हमारा असर हुआ। तो हमारा तो दिल नहीं लगता, तो हमारे तो बहन भाई है, कि हमारे तो वालदा यही दफने, भाई दफने सब हैं, तो हमें तो मुझसे बड़ी मोहब्बत है। सही। तो पाकिस्तान को जिस इनकलाब से डॉक्टर साहब आप रोशनास कराना चाहते थे, वो पाकिस्तान ने 28 और 23 मई को यके बाद दीगरे 6 एटमी धमाके करके अक़वाम आलम को हैरत में डाल दिए, कोई शक की बात नहीं है। और पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम को जो है वो नाकाबिल तस्खीर किला बना दिया। मैं इस हवाले से जानना चाहूँगा कि ये कहानी क्या है उस दिन के हवाले से कि आपने एटम बम कैसे बनाया और किस तरह से इस मुल्क को फजीलत बख्शी, मुख्तसरन बताइएगा। बस ये है कि देखिए, क्योंकि मुझे तजुर्बा था और फर्स्ट हैंड तजुर्बा था प्रैक्टिकल, जब मैं यहाँ आया तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था अच्छे लोगों को ढूंढना। लेकिन बहुत सारे थे जो पढ़े लिखे थे बाहर के, लेकिन इस फील्ड से वो बिल्कुल नाबलद थे। मैंने उनको लिटरेचर दिया, सब समझाया, माशाल्लाह जल्दी समझ गए। जो प्रॉब्लम आती थी मैं उनको समझाने का सीखा, मेरे साथ लेकर उनको चला और हमने बहुत जल्दी बड़ी आला टीम बना ली जो मुल्क की सबसे बेहतर टीम थी। जी जी, कोई जो मुल्क का कोई इदारा हमारा मुकाबला नहीं कर सकता था। और आज भी KRL जो है वो मुल्क की बेहतरीन तरीन ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरह हमने क्या किया, हम 18-18, 20-20 घंटे काम करते थे। सुबह 7 बजे जाते थे, शाम को 6-7 बजे आते थे। जी जी, और उसके बाद जल्दी से खाना खा के फिर चले जाते, रात के 2 बजे आते थे। हम 7 दिन हफ्ते में काम करते थे और हमने कभी ये नहीं कहा किसी को ओवर टाइम करो तो तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा। हर शख्स खुद करता, सबको पता था कि यहाँ मुल्क की सलामती का मामला है। लेकिन जिन लोगों ने मुल्क को सलामती दी और सब कुछ काम किया, उनको ही नमक हरामों ने, एहसान फरामोशों ने नुकसान पहुंचाया और तकलीफ दी। अच्छा, आपको सिर्फ हुक्मरानों से अपना गिला शिकवा है या फिर इस कौम से, पाकिस्तानी कौम से भी? आप कौम से इसलिए शिकवा है जावेद भाई के ये लोग चुनते हैं, ये नहीं सोचते कि ये चोर बेईमान आएंगे, उनको अगर 5000 रुपए दे दिए वोट इनको दे देते हैं। इनको इतना बेकार कर दिया है, इनका ईमान खत्म कर दिया है। ये रिश्वत शैतानी से ये खिला के हराम का खिला के। अब बताइए, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे दवाओं में मिलावट हो, जहाँ खाने में मिलावट हो, जहाँ रिश्वत शैतानी इस कदर आम हो जो इस मुल्क का हाल है। हर शख्स जिसको देखो वो राशि मिलेगा। 1-2% होंगे बेचारे कहीं तो वो काली भेड़ बन जाते हैं, उनके पीछे सब लग जाते हैं। तो आप पाकिस्तान को मुस्तकबिल में कैसे देखना चाहते हैं और क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? अगर जाबर भाई यही रहा ना अदला बदला, जी जी, ये मुल्क तबाह हो जाएगा। ये टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। तो फिर इसका हल क्या है?
हल ये कि ये सियासी तब्दीली जब तक नहीं आएगी अच्छी और लोग थोड़े से मेच्योर नहीं हो जाएंगे कि वो अच्छे लोगों को लाएं। अब इमरान खान से लोगों की उम्मीदें लगी थी बहुत, वो उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं। दो साल में उन्होंने कारकर्दगी दिखाई और जितना वक्त जारी किया इन धरनों में, तो उससे उन लोगों की, बहुत सारे लोगों की वो फिर गई। अब लोग ट्राई कर रहे हैं उनको, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि अगर ये आ भी जाए, हुकूमत बना भी लें। इन्होंने भी वही उठा लिए हैं जो मुशर्रफ के आदमी थे और दूसरी जगह के चले हुए कारतूस है, उन्हीं को अपने साथ लगा लिया। ये मैं कह रहा हूँ ना कि आप इनसे क्या तवक्को रखते हैं? ये वही लोग हैं जो पहले उनके साथ थे, अब इनके साथ मिले हुए, वही नवाज शरीफ के साथ चलेगा, अब इनके पास है। अब वहाँ आएगी, अगली हुकूमत आएगी, वो मुमकिन है पीडीपी की आता है, क्योंकि बिजली का जो बहरान चल रहा है, अगर ये हाल नहीं हुआ तो इनका भी वही सर होगा जो पीडीपी का हुआ था पहले और काफ लीग का हुआ था। लोग सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये जो बिजली का बहरान है ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप देखें 300 आदमी मर गए एक दिन में कराची में, और हजरत उमर ने फरमाया था कि अगर दरिया सिरात के किनारे प्यास से कुत्ता भी मरे जी तो उमर जवाब भी होगा अल्लाह ताला के सामने। इनके सामने सैकड़ों लोग मर रहे हैं बेचारे, भूखे प्यासे थर में मरे, यहाँ पे मर गए गर्मियों से, इनकी कांति दुनिया ही थी। उनको तो इनको ये भूल ही गए हैं कि शायद अल्लाह ताला का वजूद है कि नहीं है। आप यहाँ की दानिश्वर देखें, कैबिनेट की मीटिंग होती है, कुल वल्लाह नहीं पढ़ सकते। ये बात है, तो दुख बहुत होता है और डर भी लगता है मुल्क की सलामती के लिए और फ्यूचर के लिए, लेकिन क्या करे आदमी, मजबूर। तो आपको रोशनी की किरण कहीं से नजर नहीं आती? मुझे जैसे मौजूदा हालात में मुझे कोई नजर नहीं आती। देखिए यहाँ 3 मतलब डिक्टेटर, मिलिट्री डिक्टेटर, वो सिविलियन से बदतर निकले। अगर वो चाहते तो मुल्क की हालत बदल देते, तमाम ये बुराइयां भी खत्म कर देते। उनको कोई पूछने वाला नहीं था। ना उन्होंने काला बाग डैम बनाया, ना कुछ और किया, ना रिश्वत खत्म की, न सियासत खत्म की, न मिलावट खत्म की। वो आते ही अपने आप को पक्का करना चाहते हैं कि जो मुस्तकिल हो जाएं, और वही चोर लुटेरों को मिला के अपने साथ और अपना दौर बढ़ाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपकी ज़िंदगी का मुताला जब करते हैं तो आपकी ज़िंदगी साइंसी और टेक्नोलॉजी फ़रोग और समाजी खदमात के हवाले से आपने वक्फ कर रखी है, और आप ही की रहनुमाई और सरबराही में मुतअद्दिद पाकिस्तान में ऐसे मनसूबे पाया तकमील तक पहुँच रहे हैं जो अपना कलीदी हैसियत से अपनी वैल्यू जो है वो सामने लेकर आते हैं। आपकी रोज़मर्रा की जो आजकल खदमात हैं या फिर आपकी जो दिन के मामूलात ज़िंदगी हैं वो क्या है? मैं देखिए जब भाई सुबह उठता हूँ 5:30 बजे। अच्छा। मैं सबसे पहले जल्दी से वुज़ू करके नमाज पढ़ता हूँ जी, कुछ वजीफे पढ़ता हूँ, कुछ थोड़ी देर पर साइकिल चलाता हूँ। अच्छा, साइकिल भी चलाते हैं? साइकिल चलाता हूँ अंदर ही बेडरूम में। अच्छा, सही। ताकि थोड़ी सी टांगों में जान रहे। अच्छा, फिर अपनी बिल्ली को खाने देता हूँ। मेरे पास एक पर्शियन कैट है बहुत बड़ी, अच्छी खूबसूरत, उसको इंतजार करती है खाने का, उसको खाना देता हूँ। उसके बाद मैं गुस्ल करता हूँ, फिर उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ। नाश्ते के बाद मैं तिलावत करता हूँ जी, आधा पौना घंटा, और तिलावत के बाद में फिर दूसरे काम करता हूँ। यहाँ पर मसरूफियत ये रहती है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज का बोर्ड का मेंबर हूँ जी, तो वहाँ अटेंड करता रहता हूँ। उसके बाद ये कि लातादाद फंक्शन होते हैं, यूनिवर्सिटीज के कन्वोकेशन वगैरह होते हैं, उसमें वो चीफ गेस्ट बना के बुलाते हैं जी, वहाँ चला जाता हूँ। कई स्कूल होते हैं, स्कूल की ओपनिंग होती है, तो जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं उसमें मैं ज्यादा हिस्सा लेता हूँ। सोशल फंक्शन में नहीं जाता मैं, शादी ब्याह ये वो इन चक्करों में नहीं जाते। माशाल्लाह, बस आप इतने मुतहरिक हैं अपनी खदमात के हवाले से कि आपके पास वाकई टाइम कम पड़ जाता है, और यही वजह है कि सर आज भी दुनिया आपको फ़ख्र से याद रखती है। और बाइस फ़ख्र की बात है हमारे लिए भी कि हम सलाम करते हैं, और आपने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि न सिर्फ मुल्क व कौम के लिए ये अजीम है बल्कि दुनिया भर के लिए एक एजाज़ की बात है। हम फ़ख्र से बता सकते हैं कि पाकिस्तान में हमारे पास ऐसे मौजूद हैं साइंटिस्ट और ऐसे अजीम हमारे पास लीडर हैं, मोहसिन हैं, कि जिनका नाम लेने से हमारा फ़ख्र से सर बुलंद हो सकता है। खाने पीने के शौकीन हैं आप, ताल्लुक़ रखते हैं? खाने पकाने का भी खाने का भी शौकीन हूँ, कम खाता हूँ बहुत, और पकाने का भी शौकीन हूँ, पकाता भी बहुत अच्छा हूँ। क्या बात है, कुकिंग क्या क्या कर लेते हैं? मुझे कुकिंग में सभी कुछ आता है, हर दर्जे के पराठे, मसूर की दाल, कौरमा, पाए, सब चीजें बना लेता हूँ, करेले, हर चीज, और बहुत अच्छा लजीज। बल्कि मेरी बेगम की हमेशा, जब हम यूरोप में थे तो हमेशा ख्वाहिश होती थी कि वीकेंड में हमेशा पाकिस्तानी खाना बनाकर हमको खिलाऊं। अच्छा, सही, तो ग्रेट सर। तो आपकी फेवरेट सब्जी, कोई फेवरेट डिश आपकी? मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, लेकिन ये यहाँ की पाकिस्तानी बिरयानी नहीं, जो बिरयानी का नाम है और उसमें एक हिस्सा चावल और 2 हिस्सा मिर्च होती है।
सही। तो फिर बिरयानी आप खुद बनाया करते हैं अपनी पसंद की अपने लिए? यहाँ पे जी बनवाते हैं, कुक को हमने सिखा दिया है। अच्छा अच्छा, सही। देखिए पुलाव के अंदर हमारे यहाँ बिरयानी कहलाती थी भोपाल में, तो आप पुलाव पकाते हैं यखनी का बहुत आला, और फिर जर्दा बनाते हैं अलग, और फिर एक हिस्सा जर्दा और 2 हिस्सा पुलाव मिला के ना, जब वो मिक्स होता है तो फिर वो हम बिरयानी कहलाते हैं।